वजारत तिजारत में काम करते हुए मुझे मुश्किल से 1 महीना हुआ था कि जम्मू कश्मीर में आज़ादी की लहर उठी और इसी के साथ ही महाराजा हरि सिंह की क़यादत में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। माँ जी और दूसरे अजीज जम्मू से जान बचाकर सियालकोट उठाए। अब मुझे कराची में मकान की फौरी जरूरत पड़ गई ताकि उन्हें अपने पास ले आऊं। हमारी मिनिस्ट्री में एक साहिब वर्क्स डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी थे। सरकारी मुलाजिमीन को मकान देने के सिलसिले में वो मुख्तारे कुल थे। मेरे कई जानने वालों को वो बड़ी शफकत और इनायत से मकान अलॉट भी कर चुके थे। मैंने उनकी खिदमत में हाजिर होकर अपनी जरूरत बयान की तो उन्होंने बड़ी रुखाई से टका सा जवाब दे दिया। मैंने चंद अफसरों के नाम गिनवाए जिन्हें वो हाल ही में मकान फराहम कर चुके थे, तो उन्होंने लाताल्लुक़ी से अंग्रेजों की तरह अपने शाने उचकाए और फिर ऐनक लगाकर फाइलें देखने में मसरूफ हो गए। ये साहिब भी दरअसल बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार थे। उस वक्त कराची में रिहायशी मकानों का वही हाल था कि एक अनार सद बीमार। मकान बेहद कमियाब थे और मकान मांगने वालों का कोई शुमार न था। ऐसे हालात में वो साहिब किसको मकान दें और किसको ना दें। हकदार सभी थे, लेकिन तरजीही हकदार कौन था, इसका फैसला करना आसान न था। चुनाचे ये साहिब भी काम चलाओ तरीकों पर अमल करने पर मजबूर थे। कोई किसी वजीर या अफसर कबीर की सिफारिश ले आया तो उसे मकान मिल जाता था, या किसी साहिब हिम्मत ने जॉइंट सेक्रेटरी की नजर करम हासिल करने के लिए खुशामद और चापलूसी से काम लिया तो उसका मकसद भी आसानी से पूरा हो जाता था। मैं इन दोनों लवाजमात से आरी था, इसलिए उन साहिब की इनायत बेगायत से महरूम रहा। थोड़ी बहुत दौड़ धूप के बाद मुझे जवाहरलाल नेहरू रोड पर, जो अब कायदे आजम के मजार के सामने है, एक मकान का निचला आधा हिस्सा किराए पर मिल गया। ऊपर वाली मंजिल में हिंदू मालिक मकान खुद रहता था। उसने अपना खानदान और मालो असबाब तो भारत भेज दिया था और अब मकान और दुकान को अच्छी कीमत पर फरोख्त करने के इंतजार में यहाँ रुका हुआ था। 60-70 बरस का ये बुड्ढा बड़ा सख्त गिर मालिक मकान साबित हुआ। एक तो उसने 3-4 कमरों का किराया ऐसा कस के लिया कि इसमें मेरी आधी तनख्वाह साफ निकल जाती थी। दूसरे, वो बिजली और पानी के इस्तेमाल पर निहायत कड़ी निगाह रखता था। आधी रात को भी जरूरतन किसी कमरे की बिजली जलाई जाए तो सोए हुए मालिक मकान की छठी हिस्स फौरन बेदार हो जाती थी और वो वावेला मचाना शुरू कर देता था कि बत्ती बंद करो, बत्ती बंद करो, बिजली मुफ्त नहीं मिलती कि सारी रात जलाकर ऐश किया जाए। एक रोज मालिक मकान कहीं से घूमकर वापस घर आया तो माँ जी बरामदे में बैठी अपने बाल सुखा रही थी। उसने वहीं खड़े खड़े उनको बेनुत्क सुनानी शुरू कर दी कि मैं तो नलका बंद करके गया था, मेरी गैर हाजिरी में पानी खोलकर नहाई क्यों हो। माँ जी ने 1000 समझाया कि उन्होंने नलका नहीं खोला, बल्कि सुबह से अपने लिए पानी की बाल्टी भर कर रखी हुई थी। लेकिन उस शरीफ आदमी को बिल्कुल यकीन न आया और उसने मुसलमानों के झूठ, फरेब और मकर पर बड़ा सिरे हासिल तबसरा किया। उन दिनों कराची में हल्का सा हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया। कुछ सामान बेच बाच कर हमारे मालिक मकान ने 2.5 लाख रुपया नकद जमा किया हुआ था। उसे खदशा महसूस हुआ कि अगर मुसलमानों ने उसके मकान पर हमला किया तो नकदी भी लुट जाएगी। हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर वो ये पूंजी माँ जी के पास अमानत रखने के लिए ले आया। वो रुपए गिन कर देना चाहता था, लेकिन माँ जी को 10 के बाद गिनती ही ना आती थी। इसलिए मुझे सामने बिठाकर उसने 2.5 लाख रुपया 2 बार गिना और इसे एक चमड़े की थैली में ताला लगाकर माँ जी के हवाले कर दिया। मुझसे उसकी रसीद लिखवाकर अपने पास महफूज कर ली। माँ जी ने इस अमानत की बड़ी रखवाली की। रात को वो इस थैली को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। नमाज के लिए भी वो इसे अपने घुटने के साथ लगाकर बैठती थी। 2-3 रोज में अमनो अमान कायम हो गया। बुड्ढे मालिक मकान ने मुझे फिर सामने बिठाकर 2.5 लाख रुपया 2 बार गिना, रसीद मुझे लौटाई और अपनी अमानत बगल में दबाकर ऊपर वाली मंजिल में वापस चला गया। मेरा ख्याल था कि हमारी इस खिदमत गुजारी के एवज मालिक मकान बिजली और पानी के सिलसिले में शायद अब हमारे साथ किसी कदर नरमी का बर्ताव दिखाए, लेकिन ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, उसकी वही दानता कलकल बदस्तूर जारी रही। कई बार तो वो बिजली का मेन स्विच सरे शाम ही बुझा कर बैठ जाता था और हम मोमबत्ती जलाकर अपना काम चलाते थे। रात को पंखा चलाकर सोना तो बड़ी दूर की बात थी। 1-2 बार मैंने इरादा भी किया कि इस नामाकुल बुड्ढे से इस बारे में झगड़ा करूं, लेकिन माँ जी ने यह कहकर मना कर दिया कि बेचारा दुखी है, बेघर होकर बंबई जा रहा है, इस वक्त इसका दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। मालिक मकान ने एक तोता भी पाल रखा था जिसे उसने सिंधी जुबान में पाकिस्तान के खिलाफ चंद गालियां बड़े शौक से सिखा रखी थी। बाहर जाते वक्त वो तोते का पिंजरा माँ जी की रखवाली में दे जाता था। जब कोई घर वाला तोते के सामने से गुजरता तो वो बड़ी बेतकल्लुफी से उसे अपनी मखसूस गालियां सुना देता था। अपने कामकाज से फारिग होकर जब बुढ़ा घर वापस लौटता था तो माँ जी अक्सर उसे चाय या शरबत बना देती थी। इसके बाद वो तोते का पिंजरा लेकर ऊपर चला जाता था।
और ताज़ा दम होकर फिर हमें बिजली और पानी से महरूम करने के अमल में मसरूफ हो जाता था।